इश्क की डोर पार्ट 14। पिछले भाग में हमने देखा तिथि और विद्युत की शादी पूरे विधि विधान से हो गई थी और अब सब सोनप्रयाग में अपने होटल में आ गए थे। अब सब सोनप्रयाग के होटल में आ चुके थे। दोपहर के 2 बजे थे। दादी ने सभी को कहा कि अब सब कपड़े बदल ले और थोड़ी देर आराम कर ले। बाकी की रस्में हम अपने घर जाकर करेंगे। दादी की बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाते हैं और अपने अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। अथर्व ने तिथि और विद्युत के लिए एक अलग कमरा बुक कराया था ताकि शादी के बाद वो दोनों थोड़ा अपना पर्सनल स्पेस ले सके, क्योंकि अब तक तिथि स्थिति के साथ रूम शेयर कर रही थी और विद्युत अथर्व के साथ। अब समय था इस नए शादीशुदा जोड़े का एक साथ एक कमरे में रहने। दोनों का कमरा बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। फूलों की माला, मोमबत्तियाँ और हल्की सी रूम फ्रेग्रेंस, सब कुछ एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार था। जैसे ही सब लोग अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल रहे होते हैं, अचानक होटल की गलियों में एक आवाज गूंजती है, स्थिति दी, दरवाजा खोलो जल्दी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अद्विक की थी, जो हांफते हुए जोर जोर से स्थिति के कमरे का दरवाजा पीट रहा था। उसकी चिल्लाहट से स्थिति को चिंता हुई और वो झटपट दरवाजा खोलती है। अद्विक फौरन कमरे में घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। स्थिति पूछती है, क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अद्विक एक विजयी मुस्कान के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, दी देखो, मैंने जीजा जी के जूते चुरा लिए। स्थिति हैरान होकर कहती है, अरे मैंने कहा था ना घर जाने तक रुकना। अद्विक बिंदास अंदाज में बोला, दी मैं तो वेट ही कर रहा था, लेकिन देखा कि तिथि दी और विद्युत जीजू अपने अपने सामान में बिजी थे और जूते सामने पड़े थे। बस फिर तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं उठा लाया। स्थिति माथे पर हाथ मारते हुए कहती है, हे कृष्णा जी, इस लड़के को सद्बुद्धि दो। फिर वो बोली, और जब चुरा ही लाए थे तो इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे थे? अद्विक मासूमियत से बोला, रसिका दीदी ने देख लिया था ना और वो सीधे अथर्व भैया के कमरे का दरवाजा पीटने लगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भागकर आपके पास आ गया। स्थिति गहरी सांस लेकर कहती है, और तुम इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि अब सबको पता चल गया होगा कि तुम मेरे पास हो। फिर कुछ सोचकर स्थिति कहती है, पक्का सूर्यवंशी ने कुछ प्लान बनाया होगा, या तो वो दरवाजे के बाहर ही खड़े होंगे, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ ये हमें जूते ऐसे नहीं ले जाने देंगे। अब जब तुम जूते उठा ही लाए हो तो आगे का काम हम मिलकर संभाल लेंगे। स्थिति ने फौरन अवस्थी फैमिली ग्रुप पर वीडियो कॉल की और सबको जूता चोरी के मिशन की जानकारी दी। फिर वो बोली, हम सबको मिलकर सूर्यवंशी से इन जूतों को बचाना होगा। ऑपरेशन जूता स्टार्ट। रेडी गाइस? सामने से सभी कहते हैं रेडी। पूरा वस्ती परिवार योजना के अनुसार काम में लग गया, लेकिन दूसरी तरफ सूर्यवंशी परिवार भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो लोग भी पूरी तैयारी के साथ जूते वापस लेने के लिए तैयार थे। स्थिति ने अद्विक को समझाया, हम ज्यादा देर तक कमरे में नहीं छुप सकते। जैसे ही मैं दरवाजा खोलूं तू एकदम से भाग जाना। ये ले मेरी चुन्नी, ऐसी एक्टिंग करना जैसे इसमें जूते छिपे हैं, ठीक है? ताकि सबका ध्यान तेरे ऊपर जाए और मैं पीछे से निकल जाऊं जूते लेकर। अद्विक प्लान के हिसाब से जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक तूफान की तरह बाहर दौड़ता है। रसिका जो पहले से तैयार थी, अद्विक के पीछे दौड़ पड़ती है। रसिका को दौड़ते हुए देखकर स्थिति धीरे से असली जूते लेकर बाहर निकल रही होती है कि तभी वह देखती है कि सामने अथर्व खड़ा है, मुस्कुराता हुआ, मानो उसे पहले से ही पता हो। अथर्व को देखकर स्थिति मुस्कुराती है और तेजी से दूसरी तरफ भागने लगती है। अथर्व भी स्थिति के पीछे भागता है। तभी अचानक से अथर्व के चाचा स्थिति के सामने आ जाते हैं। अब स्थिति आगे और पीछे दोनों तरफ से घिर गई थी। फिर अथर्व के पीछे से स्थिति के पापा आते हैं। स्थिति उन्हें देखकर जूते उनकी तरफ फेंकते हुए कहती है, कैच पापा, भागो तेज जल्दी। स्थिति के पापा जूते पकड़कर दौड़ने लगते हैं, लेकिन सामने से अथर्व की चाची उनका रास्ता रोक लेती है। फिर वो जूते स्थिति की तरफ फेंकते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो स्थिति तक पहुंचते, अथर्व उन्हें पकड़ लेता है और भागने लगता है। फिर शुरू हुआ कैच एंड रन की रेस। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर। पूरा होटल मानो कोई बास्केटबॉल कोर्ट बन चुका था। फिर सब दौड़ते दौड़ते स्विमिंग पूल के पास पहुंचते हैं। जूते अब फूफा जी के हाथ में थे, जिन्होंने जूते स्थिति के चाचा की ओर फेंके,
लेकिन वो पकड़ नहीं पाए और जूते अथर्व के ताऊजी के हाथ में चले गए, जिन्होंने मुस्कुराते हुए वो जूते अथर्व को दे दिए। स्विमिंग पूल के पास भीड़ थी, शोर था, हंसी और भागदौड़ का एक मज़ेदार तूफान था। लेकिन इन सब के बीच अथर्व हाथ में जूते लिए एक विजय मुस्कान के साथ खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए जूतों को हवा में उछालता है, मानो कोई ट्रॉफी हो जो उसके अभी अभी हाथ लगी हो। लेकिन तभी पीछे से स्थिति बिल्कुल चुपचाप बारीकी से कदम रखते हुए अथर्व के पीछे से स्थिति के हाथ जूते की ओर बढ़ते हैं। बस अब वो जूते छीनने ही वाली थी कि तभी अथर्व की चाची दूर खड़ी हुई स्थिति को देख अथर्व को चिल्लाते हुए कहती है, पीछे देखो। चाची की आवाज़ सुनते ही अथर्व एकदम से पीछे मुड़ता है। उसकी नज़रें एकदम से स्थिति से टकराती है। स्थिति को देख उसके पांव पीछे की तरफ खिसकते हैं और उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो पीछे की ओर गिरने लगता है। अथर्व को गिरता हुआ देख स्थिति की आंखें फैल जाती है। वो अथर्व कहते हुए एक पल भी नहीं सोचती और अथर्व के हवा में उड़े हाथ को थाम लेती है। लेकिन अथर्व का वजन ज़्यादा होने की वजह से स्थिति उसे संभाल नहीं पाती और अगले ही पल दोनों हवा में लहरते हुए छपाक से स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। पानी का तेज छींटे चारों ओर उड़ती है, मानो किसी तूफान का आगाज हो गया हो। पानी के भीतर स्थिति और अथर्व इतने करीब थे कि स्थिति का सर अथर्व के सीने से लगा था। धड़कनों की रफ्तार पागल कर देने वाली थी। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया था। अगले ही पल सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी होती है। दोनों पानी की सतह पर आते हैं तो स्थिति का सिर अथर्व के सीने से लगा हुआ होता है, क्योंकि स्थिति के बाल अथर्व की शर्ट के बटन में फंस गए थे। तभी जूते तैरते हुए दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं, जिससे सबका ध्यान स्थिति और अथर्व से हटकर जूतों की ओर चला जाता है। फूफा जी तेजी से जूतों को उठा लेते हैं कि पीछे से अथर्व के चाचा उन्हें पानी में धक्का दे देते हैं। फिर स्थिति की बुआ अथर्व के चाचा को पानी में धक्का दे देती है और जैसे ही अथर्व की चाची स्थिति की बुआ को पीछे से धक्का ही देने वाली होती है कि बुआ साइड में हो गई और अथर्व की चाची खुद पानी में गिर जाती है। ऐसा करते करते सभी स्विमिंग पूल में आ चुके थे। अभी तक जो जूते पानी में और सब बाहर थे, अब उल्टा हो गया था, सब पानी में और जूते बाहर थे। ये देख सब हंसने लगते हैं और पानी से बाहर आने लगते हैं। स्थिति जो अब सबसे बेखबर होकर बस अपने बाल निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाल निकल ही नहीं पा रहे थे। वहीं अथर्व मन ही मन सोचता है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम बस हमेशा मेरे ही पास रहो और मैं तुम्हें ही देखता रहूं। तभी दूसरी तरफ से अद्विक भागते हुए आता है और स्विमिंग पूल में सभी को देख हंसने लगता है और पूल के पास पड़े हुए जूतों को उठाकर भागता है। अद्विक को भागता हुआ देख सभी अथर्व और स्थिति को पानी में छोड़ जल्दी से पानी से बाहर निकल जूते को लेने अद्विक के पीछे भागते हैं। सभी को पूल से बाहर जाता देख स्थिति अथर्व को कहती है, निकालो ना मेरे बाल प्लीज। अथर्व स्थिति को अपने पास खींचते हुए उसके बालों को निकालने लगता है। स्थिति का सर अथर्व के सीने के इतने करीब था कि स्थिति अथर्व की तेज धड़कनों को सुन पा रही थी, जिसे सुन स्थिति का दिल भी जोरों से धक धक करने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ शांति में बस उन दोनों का दिल ही धड़क रहा था। तभी स्थिति एकदम से पीछे हटने की कोशिश करती है, जिससे उसके बाल खींच जाते हैं और वो चिल्लाती है, आह। अथर्व कहता है, वेट करो, मैं कर रहा हूँ ना। तभी उन दोनों को रसिका देख लेती है। अथर्व और स्थिति को अकेला और इतना पास देख रसिका को अच्छा नहीं लगता, तो वो दूर से ही उन्हें देख वहाँ से चली जाती है। अब स्थिति के बाल निकल चुके थे और स्थिति थोड़ा ऑकवर्ड होकर थैंक यू बोलकर पानी से निकल जाती है और वापस होटल में चली जाती है। लेकिन होटल में अभी भी जूतों को लेकर भागम भाग चल रही थी। तभी स्थिति बीच से निकलकर जूतों को लेकर भागती है और तभी सामने से अथर्व आ जाता है, लेकिन स्थिति इस बार अथर्व को चकमा देकर साइड से झुककर भाग जाती है। स्थिति और अथर्व दोनों बहुत तेजी से भाग रहे थे और अब बाकी का परिवार थककर नीचे रिसेप्शन पर ही बैठ गया था। अब जूतों की रेस में सिर्फ अथर्व और स्थिति ही थे। स्थिति के सामने दादा दादी चलकर आ रहे थे। तभी स्थिति अथर्व से बचने के लिए उनके पीछे आ जाती है। अथर्व और स्थिति दोनों दादा दादी को ढाल बनाकर कभी इधर कभी उधर भाग रहे थे
कि स्थिति दोबारा से साइड से निकलकर कॉरिडोर के लास्ट रूम जो खुला था उसमें घुस जाती है। ये रूम अथर्व का था। स्थिति तेजी से जाकर बेड पर चढ़ जाती है। क्योंकि अथर्व और स्थिति दोनों भीगे हुए थे तो रूम में गीला हो जाता है। दोनों पूरे रूम में कभी चेयर के पीछे कभी बेड पर इधर उधर भाग रहे थे कि अचानक से स्थिति का पैर फिसलता है और आगे की तरफ गिरने से उसका धक्का सामने खड़े अथर्व को लगता है और दोनों ही नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही अथर्व नीचे गिरता है उसके हाथ से टेबल पर रखे टीवी का रिमोट गिर जाता है और टीवी में गाना बजने शुरू हो जाते हैं। चूंकि स्थिति अथर्व के ऊपर गिरी होती है इसलिए उसको चोट नहीं लगती, लेकिन अथर्व कमर के बल नीचे गिरा था। स्थिति के अथर्व पर गिरते ही स्थिति के सारे बाल अथर्व के मुंह पर थे और अथर्व के हाथ स्थिति की कमर पर। स्थिति को अपने ऊपर देख अथर्व के हाथ कांपने लगे थे। दोनों की धड़कन अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही थी और पीछे से गाना बजता है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब स्थिति मुंह ऊपर उठाती है। स्थिति का मुंह लाल हो गया था। दोनों ही दोबारा से ऑकवर्ड सी सिचुएशन में थे। स्थिति झटाक से पलटी खाकर अथर्व के ऊपर से साइड में गिर जाती है और मन ही मन कहती है, हे महादेव। अथर्व समझ चुका था कि ये सिचुएशन मेरे लिए ही इतनी ऑकवर्ड है तो एक लड़की के लिए तो और भी ज़्यादा होगी। इसलिए अथर्व नॉर्मल होते हुए कहता है, आज यहीं ज़मीन पर लेटे रहने का इरादा है क्या मिस ऋषिकेश? अथर्व की बात सुन स्थिति खड़ी हो जाती है और जूते लेकर जाने लगती है। तभी अथर्व स्थिति का हाथ पकड़ लेता है। अथर्व के हाथ पकड़ते ही स्थिति की आंखें बड़ी हो जाती है। अथर्व मासूमियत से कहता है, ले जाओ ये जूते, इन पर तुम्हारा ही हक है। और इतना कहकर वो उसका हाथ छोड़ देता है। अथर्व की बात सुन स्थिति मुस्कुराते हुए सब भूल कर कहती है, आई नो मिस्टर पार्किंग, और वहाँ से निकल जाती है। पूरे होटल में घंटों से चल रही जूता चुराई की रोमांचक रेस अब अपने अंतिम मोड़ पर थी। भाग दौड़, हंसी मजाक और नज़दीकियों के बाद अंत में स्थिति के हाथों में विजय की चमक थी। जूते लेकर विजय भाव से स्थिति सीधे वहां पहुंचती है जहां दोनों परिवार बैठे थे, तिथि और विद्युत के कमरे में। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई अनुमान लगा रहा था और कोई बस शांति से देख रहा था कि आज की जूता चुराई रस्म का विजेता कौन होगा। स्थिति ने मुस्कुराते हुए जूते लेकर विद्युत के सामने रख दिए और पूरी गरिमा से बोली, लीजिए जीजा जी आपके जूते, और अब दीजिए हमें हमारा शगुन। भीड़ में बैठे सब लोग ताली बजाने वाले थे कि तभी अद्विक अपनी चिरपरिचित शरारती मुस्कान के साथ बोलता है, जीजा जी 10 लाख रुपए दीजिए। पूरा परिवार हंसी से लोटपोट हो गया था। विद्युत बिना किसी हिचक के तुरंत अपनी चेकबुक निकालने ही वाला था कि तभी स्थिति मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं बडी, अद्विक मजाक कर रहा है, हमें शगुन में सिर्फ 1 रुपया चाहिए। इस एक वाक्य ने जैसे दोनों परिवार के दिलों को छू लिया। सभी के चेहरे पर गर्व, स्नेह और भावुकता की गहरी मुस्कान फैल गई थी। स्थिति के बाद सुन तिथि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो सोचती है, बेशक स्थिति बाहर से कठोर लगती है लेकिन एकदम हीरे जैसा दिल है इसका। तभी अद्विक और स्थिति एक एक जूता उठाकर उन्हें विद्युत के पैरों में पहनाने के लिए झुकते हैं, लेकिन विद्युत उन्हें झुकने से रोकते हुए दोनों को खड़ा करता है और फिर अपने दोनों हाथों से उन्हें गले लगा लेता है। विद्युत कहता है, तुम दोनों मेरे भाई बहन हो, तुम्हारा स्थान मेरे दिल में है। ये सुनते ही साइड में खड़ा था स्थिति की सरलता, आत्मीयता और निश्चल प्रेम को देख मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कान में प्रेम, सम्मान और एक अनकही चाहत थी। लेकिन तभी रस्सिका, जो अब तक थोड़ा असहज महसूस करती है, अथर्व के पास आई और पूछती है, तुम और स्थिति इतने टाइम पूल में क्या कर रहे थे? अथर्व थोड़ा मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं, स्थिति के बाल मेरी शर्ट में अटक गए थे, वही निकाल रहे थे। ये सुनते ही रसिका, जो अभी तक थोड़ी उदास थी, एकदम से फिर से हंसने लगी। सभी लोग इस प्यारी बातचीत को सुनते हुए हंसी और अपनेपन के रंग में डूब जाते हैं। अब दोनों परिवार उठते हैं और अपने अपने कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी दादाजी
ने अपना प्यार भरा सख्त आदेश दिया, सब लोग शांति से अपने कमरे में जाएं और आराम करें। कोई भी अब और मस्ती नहीं करेगा, खासकर अद्विक। अद्विक ने फौरन हाथ जोड़ते हुए मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, प्रॉमिस दादाजी, अब कोई मस्ती नहीं होगी। हा हा हा। सब हंसते हुए वादा करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।